उसकी बस्ती में हैं, पांचों उंगलियां घी में हैं, उससे शादी करनी थी हम जिसकी शादी में हैं। मोहब्बतों का शहर लखनऊ, तहजीब का शहर लखनऊ, शायरी का शहर लखनऊ। उसी लखनऊ से आज हमारे ख़ास मेहमान हैं हर्षित मिश्रा साहब, जिनका शेर अभी हमने आपको सुनाया। हालांकि अभी जब आपकी इनसे मुलाकात होती जाएगी तो बहुत सारे शेर, बहुत सारी गज़लें आप इनसे सुनेंगे और आप पहुँचेंगे कि वो जो परंपरा थी लखनऊ की, आनंद नारायण मुल्ला की जो परंपरा है लखनऊ की, कृष्ण बिहारी नूर की, उस रवायत को ये आगे बढ़ा रहे हैं हर्षित मिश्रा साहब। और इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ ये बहुत पसंद किए जाते हैं। हर्षित भाई, पंडित हर्षित मिश्रा। अरे सर, पंडित जी और लखनऊ तो खैर उसकी ज़बान मोहब्बत की ज़बान रही है, लेकिन ये गज़ल की ज़बान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई? सर बात यह है कि ऐसा लोगों को लगता होगा कि ये पंडितों की ज़बान नहीं है, लेकिन जो लखनऊ के ख़ास पंडित हैं उनकी तो हमेशा से ज़बान उर्दू ज़बान रही है। और हम लखनऊ वालों की बल्कि कहा हाँ, पूरे लखनऊ वालों की जो ज़बान है वो चाहे आज हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में जिस तरह के गाने बन रहे हैं या फिल्में आ रही हैं, उसकी ज़बान भी वही ज़बान है जो हमारे लखनऊ में बोली जाती है। भले मुंबई में ज़बान अलग हो, लेकिन जो ज़बान यूज़ करने वाली ज़बान है, जिसको हम एक्चुअली समझते हैं, वो हमारे शहर की ज़बान है। तो चूँकि हम इसी शहर में जन्मे, यहीं पले बड़े और यहीं पढ़ाई भी की, तो वो ज़बान तो आसपास थी हमारे और मोहब्बत इससे रही है। और एक ख़ास बात और रही कि हम जिस इलाके में रहते हैं, वो मेरे जस्ट बगल में शिया फैमिली रहती थी, तो बचपन से उनकी मजलिसें सुन के बड़े हुए हैं कि मतलब उधर क्या हो रहा है ये देखने की बहुत उत्सुकता रहती थी। पुराना लखनऊ पुराना का लखनऊ माहौल रहता है, हाँ, वो माहौल था। तो और ग्रेजुएशन के टाइम पे हमने भातखंडे संगीत संस्थान में एडमिशन लिया था गायकी के लिए, और वहाँ से विशारद की डिग्री हासिल की। और उन्हीं दिनों हमें ये चस्का भी लगा कि शायरी, शेर व शायरी क्या होती है। तो इसी सिलसिले में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे ऐसे लोग टकरा ही जाते हैं रास्तों में जो आपको सही रास्ता दिखा देते हैं। अर्षित भाई, ये एक फ़न है जी, और मुश्किल फ़न भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक आप इसकी ग्रामर नहीं समझेंगे, जब तक बिल्कुल। आप मीटर नहीं समझेंगे, हाँ, तब तक आप तुकबंदी करते रहेंगे। लेकिन किताबों में या अच्छे स्टेज पे आपको तभी एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ। तो इसकी बाकायदा तालीम कहाँ से हासिल किया? इसकी बाकायदा तालीम तो ऐसा कुछ नहीं रही, लेकिन बस ये था कि शुरुआती दिनों में कैसर बाग में एक यूपी प्रेस क्लब है जी। तो वहाँ पे इस्माइल मैन डॉक्टर सवेर अस्थाना जी एक प्रोग्राम हर महीने कराते हैं। तो वहाँ पे जो शहर के जितने भी कवि हैं, शायर हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते थे हर महीने। तो उसके बारे में मुझे मालूमात चली। मेरे पुराने दोस्त शहबाज तालिब ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मुझे उनसे रूबरू कराया, उनसे मिलवाया। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला और लोगों से जैसे मुलाकात होने लगी तो फिर एक मन में रहता था कि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अली शायरी कैसे होती है या ये बहर कैसे, बहर क्या है। तो फिर लोग ऐसे से मिलते चले गए, जैसे डॉक्टर संजय शौक मिले, सलीम सिद्दीकी साहब मिले, तो उन्होंने बारीकियाँ हमें सिखाई। तो हर्षित मिश्रा कविता की तरफ नहीं, शायरी की तरफ गए? जी, उसकी वजह ये रही कि मेरे जो फादर थे वो गज़ल बहुत पसंद करते थे, मतलब गुलाम अली साहब और मेहंदी साहब के फ़ैन थे। तो बचपन से हमने भी उनके साथ साथ जब मतलब हम ग्रोइंग पीरियड में थे तो उनकी गज़लें सुना करते थे, और उनको भी ख़ास शौक़ था गज़लों का और गज़लें सुनने का, और गाने सुनने का बहुत शौक़ था। तो बचपन से उनको सुनते हुए हमें मन करता था कि हम भी किसी दिन गज़ल गाएं। तो जब गज़ल गाने लगते हैं तो उसको समझने की बहुत कोशिश की कि कैसे ये लोग कह लेते हैं और हम नहीं कह पा रहे। तो इसी वजह से हमने गज़लों पे ज़्यादा फोकस किया। और कविताएं हमें कुछ कम पसंद भी हैं, क्योंकि कविता में होता ये है कि उसका जो मूल सिद्धांत है, जो पूरा पैरामीटर्स है, उसमें एक ही बात निकल के आती है लास्ट में। लेकिन गज़ल में ये है कि हर शेर एक नया पहलू लिए होता है और हर बार एक नया चीज़ से आपको चौंका देता है। तो पहली गज़ल कौन सी हुई जब लगा कि यार अब शायरी हो सकती है, गाड़ी चल सकती है, हम शायर भी बन सकते हैं? तो पहली गज़ल तो एक ऐसी पहली बार हमने जो सीखी वो थी फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, और इस पे एक मिसरा शहबाज भाई ने हमको दिया। वो ये था कि आदमी के दिल में एक संसार है। तो उन्होंने एज अ टास्क हमको ये कहा कि तुम घर जाओ और इस पे एक गज़ल कह के कर लाना। तो संगीत में थे, मतलब म्यूज़िक सीख रहे थे बात करने से, तो लयकारी हमें समझ में आती थी कि कहाँ पे ये शब्द रुक रहा है, कहाँ से उठेगा। तो फिर हमने इस टास्क को लिया और अगले दिन उनके सामने एक गज़ल पेश की। उसका भी मतलब ये था कि आदमी के दिल में एक संसार है, हर किसी का मुख्तलिफ किरदार है। तो ये गज़ल उनको सुनाई।
उनका ठीक है, तुम्हें सेंस तो कम से कम आ गया कि मतले कैसे बनते हैं। तो और बाकी फिर सफ़र ये हुआ कि सलीम सिद्दीकी साहब लखनऊ आए तो उनसे मिलना हुआ। फिर उनकी शायरी सुनी तो समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं वो सब शायरी नहीं है। मतलब शायरी बहुत अलग चीज़ है, सिर्फ शब्दों को बिठाना, जोड़ देना, किसी मीटर में लिख देना। और आपके जो आसपास जो लोग होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो तो आपके बेबहर शेर पे भी वाह करेंगे क्योंकि वो दोस्त हैं आपके। लेकिन एक अननोन लोग जो आपको नहीं जानते हैं, वो अगर आपकी शायरी सुने और उनको उनके दिल को छुए, उसके लिए आपको उनके दिल की बात लिखनी पड़ेगी। मतलब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जो अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं उसको गज़लों में लाएं, लेकिन जब तक आप उनके दिल की बात नहीं करते हैं तब तक वो आपके शेर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा शायर था उस वक्त जिससे आप बहुत मुतासिर अब थे? वसीम बरेलवी साहब से। वसीम साहब से। जी, बहुत अच्छा। बहुत मुतासिर थे और राना साहब से बहुत मुतासिर थे। मुनव्वर राना साहब, हमें नहीं पता था कि मेरे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही रहते हैं। हमें हमेशा लगता था कि कोलकाता में रहते होंगे और लखनऊ में नहीं रहते। होता ये भी है कि जब आप शायरी में होते हैं तो आपको लगता है कि शायर बहुत कम हैं आपके आसपास, हम किससे मिले जाके, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जब आप प्रॉपर शायरी में आते हैं तो आपको हर आसपास अपने शायर ही नज़र आता है। मतलब अगर हम घंटाघर पे खड़े हों या हुसैनाबाद में खड़े हों तो हमें पता है आसपास कि यहाँ 50 शायर यहाँ आसपास रहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये उगदा खुलता है। अच्छा, वो कब मतलब पहली बार बड़ी वाहवाही मिली और आपको एकदम मजा आ गया? हाँ, पहली बार वाहवाही जब मिली तो हमें ये समझ में नहीं आया कि वाहवाही इतनी मिल क्यों रही है, मतलब ऐसा हमने क्या लिख दिया। तो एक शेर था सर की, सुनिएगा कि दुनिया वाले तेरी सूरत देखेंगे, दुनिया वाले तेरी सूरत देखेंगे, हम बस तुझसे अपनी निस्बत देखेंगे। और उसमें एक शेर ये हो गया कि अपनी आंखें देकर एक नमाजी को काफिर होकर भी हम जन्नत देखेंगे। क्या कहना। तो ये शेर बहुत सुभान शुक्र अल्लाह, वाह वाह वाह। ये शेर जब हमने कहा और इसको फेसबुक पे पोस्ट करने की आदत थी कि कुछ भी नया होता है तो फेसबुक पोस्ट करते हैं, तो फिर महशर आफरीदी साहब की कॉल आई मेरे पास। तो उस वक्त उनके पास नंबर नहीं हुआ करता था, तो फेसबुक मैसेंजर पे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। फिर हमने उनको मतलब बात हुई तो उन्होंने कहा ये शेर तुम्हारा है, हमने कहा जी। तो बड़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर उन्होंने अपनी प्रोफाइल से उसको शेयर भी किया। तो उसके ज़रिए से फिर हम मतलब ये शेयर, क्योंकि उनके शायद फेसबुक प्रोफाइल में बहुत अलग अलग जगहों के लोग ऐड होंगे, तो ये शेर बहुत दूर दूर तक पहुंचा, यानी पाकिस्तान तक भी पहुंचा। तो फिर हमें लगा कि अच्छा इस तरह से शायरी करना चाहिए कि और लोगों तक आपकी बात पहुंचे और वो लोग आपकी चीज़ें समझ पाएँ। अच्छा भाई, तो ये पहले नशिश का सिलसिला शुरू हुआ था कि आप मुशायरों में जाना शुरू हुआ, कैसे? नहीं, पहले नशिस्त में ही शुरू अच्छा। किया था जाना। जी, फिर पहला मुशायरा वो जो हिट हुआ वो पहला मुशायरा इसलिए मैं आपसे जी। पहला पूछ रहा हूँ कि वो ज़रा जो जर्नी जो शुरुआत की होती है जी, उसका मज़ा ही अलग होता है, वो हमेशा याद रह जाता, पहली सेंचुरी हमेशा याद रहती है। हाँ, वो पहला मुशायरा हमारा लखनऊ में जश्न गज़ल का मुशायरा होता है, तो वो हम एक प्रॉपर मुशायरा कह सकते हैं जो हमने पढ़ा। तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की सदारत थी उसमें, अरे वाह। और उनके सामने पढ़ना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जिसको हमने हमेशा आसमान पे देखा है उसके साथ हम बैठ रहे हैं, और उनसे बस उनके सामने बैठना, उनको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये भगवान का एक कृपा रही कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये दिन दिखाया कि उनके साथ हम तो बैठे। उस मुशायरे की वो गज़ल जो आपकी याद से जुड़ी हुई हम लोग जी, उसमें एक गज़ल उनको जो राहत साहब को बहुत पसंद आया था, वो शेर ये था कि ज़िंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी, ज़िंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी, अश्क आँखों में लिए सजदे को पेशानी बढ़ी। ज़िंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी, अश्क आँखों में लिए सजदे को पेशानी बढ़ी। शेर देखें कि शम्स को पीछे किया, उंगली से तोड़ा चाँद को। वाह वाह। शम्स को पीछे किया, उंगली से तोड़ा चाँद को। जितना हमने उनको जाना उतनी हैरानी बढ़ी। है वाह 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 वाह। जितना हमने उनको जाना उतनी हैरानी बढ़ी। बस ये शेर हमने पढ़ा और राहत इंदौरी साहब ने इतना हमें अप्रिशिएट किया, इतनी दाद दी, और लास्ट तक उन्होंने यही कहा कि हर्षित खूब जीते रहो, खूब आगे बढ़ो। तो ये शायद उनकी दुआओं का असर है कि तो सारी चीज़ें इसकी सच तख्लीक कैसे हुई है बताइए? बस यही है कि एक रियाजत रहती है, जब भी शाम को सोते वक्त कोशिश रहती है कुछ नया सुने, और ये थॉट एकदम से आया कि ज़िंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी। बस इसी के तसलसल से ही ये शेर होता गया, और ये तो हम यही कहेंगे कि इल्हाम हो सकता है या आमद हो सकती है कि ये शेर होना होता है तो हो जाता है। कहते हैं कि शेर उतरता है। हाँ, है। शेर उतरता है। अच्छा, मुनव्वर राना साहब आपके शहर के थे, जैसा जी। आपके करीब के थे,
तो फिर जब आपने जाना और वो आपके वो आइडियल रहे, बहुत पसंद करते हैं, तो फिर उनसे मुलाकातों का दौर शुरू हुआ या उनको बिल्कुल। शेर सुनाने का? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, उससे तो जुड़ा बस कोई? एक बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि उनसे एक बार मुलाकात हो जाए हमारी। तो हमने अपने उस्ताद संजय शौक साहब से कहा कि एक बार मुझे उनके घर ले चलिए। तो खैर क्योंकि ऐसे हमें थोड़ा हिचकिचाहट थी कि उनसे कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे। तो खैर उनके घर गए और ये जुमला बहुत मशहूर है उनके घर का कि उनके घर कोई जाएगा तो वो बहुत इंतज़ार कराते हैं। लेकिन ये मेरी किस्मत रही कि उन बिल्कुल सामने वो बैठे हुए थे और कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो संजय सर से उनसे मुलाकात हुई, वो लोग पुराने दोस्त रहे हैं। तो बस उन्होंने बातचीत की, थोड़े बहुत शेर सुने और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम संजय सर के साथ मत आना, अब तुम अकेले आया करना। तो उन्होंने उसी दिन से हमें मतलब दरवाजे खोल दिए और फिर हम जब भी अगर एक दो हफ्ते में ऐसा वक्त मिलता था या जब भी डाउन फील करते थे, जब भी ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या करें जाके, तो मेरे पास एक और घर होता था जहाँ पे मैं जाके बैठ सकता था और उनसे बातें कर सकता था। शायद उन्होंने, उनकी आंखों ने इतनी बड़ी दुनिया देख रखी थी कि उनकी अगर आप आंखें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उन आंखों ने पूरी दुनिया देख रखी। मतलब अमूमन ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और मैंने बहुत तजुर्बा हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनकी आंखों से नज़र आता है कि उन्होंने वो शोहरतें भी देखी हैं, अपना डाउनफॉल भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो जो भी उनके सामने बीता है वो और उनकी आंखों में यकीनन वो नजर आता है। लखनऊ की जो बातें बताते थे, हाँ वो भी गजब है। वो लाजवाब होती थी। तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। तो वो, उनका दस्तरखान सबके लिए खुला रहता था। तो ये सब बातें थी कि लोग उनसे जुड़ना चाहते थे खुद ब खुद। जी और हाफिज़, मतलब हाफिज़ा उनका बहुत अच्छा था, उनको इतने शेर याद रहते थे। उनकी लास्ट टाइम जब उनसे मुलाकात हुई तो उनकी एक किताब आ रही थी, वो कि उनको जो मतले पसंद हैं पूरी दुनिया भर के, मतलब उनको जो भी मतले उनको अच्छे लगे आज तक, जी उसकी वो किताब ला रहे हैं। जी। तो अब शायद वो शाया होगी कुछ दिनों में वाणी प्रकाशन से। अच्छा अच्छा, तो वो उन्होंने कहाँ मुझे किताब दिखाई कहाँ भी तक थी, पहुँच गई थी वो वो किताब? पूरी बन चुकी थी उनके सामने, उन्होंने फर्स्ट कॉपी मुझे दिखाई भी थी। जी तो वो उर्दू और हिंदी दोनों में आ रही है, जी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई होंगी, लेकिन कॉपी आ जाएगी। अच्छा, ये अभी बात चल रही है लखनऊ की ज़बान की, हम लोग बात कर रहे हैं, जी तो और ये भी उर्दू ज़बान तो किसी जो है मज़हब और हाँ हाँ किसी बिल्कुल ज़ात बिल्कुल से उसका कोई वास्ता भी नहीं बिल्कुल। रहा। लेकिन आज की जो नई नस्ल है जी वो शायरी तो पसंद कर रही है, लेकिन उर्दू उतना पढ़ना नहीं पसंद कर रही है। जी और जो बुनियाद होते हैं, जैसे उर्दू के अखबार रिसाले नहीं पढ़ रहे हैं, तो बिना पढ़े उर्दू हम कैसे अच्छी सीख पाएंगे? इसीलिए हम पाकिस्तान के मुकाबले में पीछे जा रहे कमज़ोर रह गए जी। उसकी वजह सर यही है कि एक जो स्कूल का कल्चर जो चेंज हुआ है, जैसे कि हमारे स्कूलों में भी अगर हम हिंदी मीडियम स्कूलों की भी बात करें तो जिस तरह से संस्कृत लैंग्वेज को आज हम उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम संस्कृत में पीएचडी करें आगे चल के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसमें स्कोप नहीं है, जबकि उसमें बहुत स्कोप है अभी भी। इसी तरह से जैसे जैसे लोग मदरसों से दूर होते चले गए और अपनी दीन से दूर होते चले गए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगे, तो उनको खुद ऐसा फील होने लगा कि अगर उर्दू सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे अच्छा हम इंग्लिश सीखें। तो जब जनरेशन टू जनरेशन ये गैप आता चला गया ना, तो इस वजह से ये दिक्कत हुई। तो वो बच्चे जो सोशल मीडिया पे अच्छी शायरी कर रहे हैं, जी, उनके अंदर बहुत ललक भी है एक शायर बनने की, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज ये है कि हो सकता है कि आप बग़ैर उर्दू सीखे शायरी कर ले या शेर कह लें, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं, जो हमने भी कई बार ऐसे धोखे खाए हैं, होता ये है कि साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी शब्द में। मतलब आपका जो फोनेटिक्स है वो अच्छा होना चाहिए। उर्दू या अरबिक में कई ऐसे अक्षर हैं जैसे कि अलिफ और ऐन, जिसका हिंदी पट्टी के जो लोग हैं वो उसको सही से समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो फोनेटिक्स है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब उनको ये नहीं पता कि अलिफ का अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे कि हम कहें कि अश्क, अश्क और इश्क में क्या फ़र्क है, तो ये उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हिंदी वाले लोग हैं, वो आ से ही समझेंगे कि आ से ही इश्क बना है और आ से ही अश्क बना होगा। लेकिन जो उर्दू की बारीक नॉलेज रखते हैं या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो ये समझ पाएंगे कि हाँ अश्क जो है वो अलिफ से लिखा गया है और इश्क जो है वो ऐन से लिखा जाता है। मेरी तो राय यही है कि आपको कम से कम उर्दू लिखना पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए कई सारी किताबें मौजूद हैं, मतलब रेख्ता फाउंडेशन ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और एक किताब उनकी आती है रेख्ता उर्दू लर्निंग गाइड, मैंने उसको खुद रिव्यू किया हुआ है अपने फेसबुक पे, उसको पोस्ट भी किया था।
तो वो एक अच्छी किताब है ये सीखने के लिए कि उसमें जी। अंतर क्या है। मतलब इस किताब को तो ये ई बुक भी होगी? ई बुक इसकी नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक है, ये एक्सरसाइज बुक है। जैसे हम लोग बचपन में नहीं आप बनाते थे अपने हाथों से पेंसिल से जी। और उसको देखते थे कि मतलब इधर प्रिंटेड होता था, इधर ये एक्सरसाइज के लिए दिया जाता था, तो एक तरह की वो एक्सरसाइज बुक है। तो उससे कम से कम आप बेसिक नॉलेज बेसिक नॉलेज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम आपसे ये कहें कि मसअला होता है, मसला नहीं होता, यानी जो अगर हम बात करें कि इसकी तख्ती क्या होगी, तो मसअला की तख्ती अगर 212 है या फाइलुन पे मसला आता है तो क्यों आता है, एक हिंदी वाले को नहीं पता, क्योंकि वो तो मसला ही लिखता है मसला। लेकिन अगर एक उर्दू बैकग्राउंड का लोग होंगे वो उसमें एन लगाएंगे बीच में। जी। तो ये सेंस डेवलप होना कि मतलब एन कहाँ पे आना चाहिए, हे कहाँ पे आना चाहिए। अब एक हिंदी बोलने वाले के लिए तो ताज़ा लफ्ज़ जो है उसमें ज़ा के बाद वो आ की मात्रा लगाता है और हवा के बाद वाव में आ की मात्रा लगाता है, तो उसके लिए तो आ की मात्रा दोनों के लिए है। लेकिन आप जब अगर उर्दू समझते होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हवा में अलिफ आता है और जब आप ताज़ा लिखेंगे तो उसमें हे आता है। तो अलिफ और हे में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, अलिफ और ऐन में क्या रिलेशन है। दिक्कत ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट है उर्दू शायरी में अलिफ वस्ल का, जो कि हमारे जब हम लोग 7th क्लास में हिंदी या संस्कृत पढ़ते थे तो वहाँ पे भी ये संधि के नाम से पढ़ाया जाता था कोर्स में, ग्रामर में। तो उसमें होता ये है कि एक दीर्घ संधि होती है। जैसे कि हम कहें कि विश्राम आलय, तो विश्राम आलय लिखा आप देखते होंगे, अगर आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो हिंदी में विश्राम आलय लिखा होता है। तो विश्राम का मतलब रेस्ट और आलय यानी ऐसा घर जहाँ पे आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो अभी आप वहाँ पे देखते हैं कि बड़े आ की मात्रा उसमें मिल जाती है और वो बड़े आ की मात्रा विश्राम में ही ऐड हो जाती है। तो इस तरह से उर्दू में भी ये कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं कि जैसे हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, गालिब साहब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अब अगर यहाँ पे हम शब्द देखें कि हर एक, ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जो बहर है इसमें वो मुफ़ाइलुन फ़ैलातुन मुफ़ाइलुन फ़ेलुन की है, यानी स्टार्टिंग जो इसमें होती है वो मुफ़ाइलुन से होती है। अब जब हर और एक को उन्होंने अलिफ वस्ल किया तब एक लफ्ज़ बनता है हर एक, और जो कि यहाँ फिट हो सकता है। अब जो लोग हिंदी ही जानते होंगे और उर्दू नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे कि इश्क जैसे शब्दों में, जैसे कि जिसमें ऐन से शुरुआत होती है, उसको भी वो वस्ल कर देंगे, जो कि गलती है एक। और अगर आप उर्दू नहीं समझते होंगे तो आप ये गलती कर जाएंगे। अच्छा, लखनऊ में क्योंकि गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, यहाँ पे जो उस्ताद हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि गलतियाँ होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो ज़बान के एतबार से हो चाहे वो कोई और गलती हो। जैसे कि ईता यहाँ पे नहीं मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कई ऐसे शायर हैं जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं और वहाँ पे उसको अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग के यहाँ सीखते हैं कि जब आप गज़ल कह रहे हों और उसमें काफ़िए जो कवाफ़ी हों वो अलिफ़ के हों, तो उसमें इतनी गुंजाइश लखनऊ देता है या दिल्ली भी देता है कि आप अलिफ़ के साथ हे का काफ़िया बांध सकते हैं। जैसे कि आप जोड़ा लफ्ज़ अगर मान लीजिए है, जोड़ा के साथ आप ताज़ा लगा सकते हैं, तो जोड़ा में अलिफ़ आता है एड़े के बाद और ताज़ा में हे आता है, तो लखनऊ में ये तो बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अब ये इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ऐन के लफ्ज़ भी बांध देते हैं जिसमें कि ऐन आता है। जैसे कि ज़ाया, वहाँ के एक शायर हैं अली ज़रियून, उनका एक शेर है कि लम्हे ज़ाया मत करना, तो उसमें जो ज़ाया लफ्ज़ है वो उसमें लास्ट में ऐन आता है, जबकि इसकी लखनऊ में गुंजाइश नहीं है। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें रोका जाएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस हद तक भी शायरी अगर बची रहे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म को हमें मीर ने सिखाया है, जो रिवायत हमारी चली आ रही है, उसको हम इतना ना बदल दें कि वो आगे चल के वो कविता के रूप में बदल जाए। मतलब आज अगर हम देखें कि कवि सम्मेलनों में क्या हो रहा है, तो होता ये है कि किसी तरन्नुम में वो अपना जो भी वो लिख रहे हैं उसको वो कह देते हैं। अब तरन्नुम में ये दिक्कत ये होती है कि अगर आपको बहर नहीं पता है तो तरन्नुम में कई जगह ऐसे खांचे आ सकते हैं जो आप तरन्नुम में तो गा लेंगे, लेकिन जब किताब पे उतरेंगे, कागज़ पे उतरेंगे, तो वो आपको साफ साफ समझ में आएंगे, क्योंकि वो लोग बहरों पे ध्यान देते नहीं है। एक तरन्नुम उनके पास सेट है, या किसी शायर को सुनते होंगे जो उनको पसंदीदा होगा, उसकी तरन्नुम उठा के उन्होंने उस पर लय पे अपना शेर कह लिया, लेकिन जब वो कागज़ पे आएंगे तो साफ साफ नजर आएगा कि ये देखो यहाँ पे ये दिक्कत थी और यहाँ पे ये दिक्कत। ये ऐसा कई बड़े बड़े कवियों के ये सबके साथ है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो इससे बच गए, जैसे कुंवर बेचैन साहब, वो अच्छे थे, लेकिन अब आजकल जो लोग आ रहे हैं जो कुंवर बेचैन साहब या हरिवंश राय बच्चन साहब, ये सब में कोई गलती नहीं है, हमेशा इससे बच के रहे।
लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ, आज के दौर में लोग तरन्नुम में ज़्यादा कह रहे हैं, जो जी। कर्सिमिलन में है, तो उसमें दिक्कत यही पेश आएगी आपको। अच्छा, आपसे हर्षित मिश्रा साहब मुखातिब हैं, लखनऊ के बेहतरीन नौजवान शायर हैं और बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। हम सोचते हैं कि इनसे इनकी बेहतरीन गज़ल सुनी जाए। जी बिल्कुल। एक वाक़या आपको सुनाते हैं कि अभी रिसेंटली जब हम दुबई विज़िट में गए तो अब्बास ताबिश साहब बैठे हुए थे, तो तहज़ीब भाई ने कहा कि अब्बास साहब को कुछ अपनी गज़ल सुनाओ। तो हमने मतलब बहुत डरते डरते, भाई उनके सामने हम क्या बोल सकते हैं, तो एक मतला पढ़ा कि शेर गोई के इस आज़ार में शल होने तक, आहा, शेर गोई के इस आज़ार में शल होने तक मुस्तकिल सोचता रहता हूँ गज़ल होने तक। तो ये मतलब उनको बेपनाह का पसंद आया, मतलब उन्होंने उस वक्त बहुत तारीफ़ की हमारी और बहुत दुआएं दी। इसमें एक शेर है कि बिस्तरे मर्ग पे हूँ और ये पूछूं सबसे, वाह वाह वाह, बिस्तरे मर्ग पे हूँ और ये पूछूं सबसे, नींद आ जाएगी क्या सुबह अजल होने तक। क्या तो बात ये है, तो क्या बात है, वाह मतलब वाह इनको वाह, इतना अच्छा बहुत लगा, खूब, उन्होंने वाह बड़ी वाह दुआएं वाह। दी। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल आपको सुनाना चाहते हैं कि इरशाद करें। मतलब यूँ है कि बहाने ढूंढ के लाते थे यार एक से एक, वाह, बहाने ढूंढ के लाते थे यार एक से एक, हमारे साथ रहे गमगुसार एक से एक। और शेर देखें कि कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कदम कदम पे है परवरदिगार एक से एक। अरे वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह, क्या बात है। कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कदम कदम पे है परवरदिगार एक से एक, तुम ही नहीं हो नमाज़े शबे वफ़ा के अमीन, क्या बात, तुम ही नहीं हो नमाज़े शबे वफ़ा के अमीन, पड़े हुए हैं तहज्जुद गुजार एक से एक। बहुत अच्छा, तुम ही बहुत- नहीं हो नमाज़े शबे वफ़ा के अमीन, पड़े हुए हैं तहज्जुद गुजार एक से एक। और एक शेर देखें कि बताओ। किसे किसे मैं बनाऊं निगाह का मरकज़, ए, किसे किसे मैं बनाऊं निगाह का मरकज़, कि जान एक है और जान निसार एक से एक। वाह वाह बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत। अच्छा, आखिर में आपसे एक बात कहेंगे हर्षित भाई कि मुनव्वर राना साहब जी। एक इतना बड़ा शायर जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया और आखिर में वो बड़ी खामोशी के साथ चले गए। वजह यह रही कि उनका जो लास्ट का पीरियड रहा वो थोड़ा विवादों से घिरा रहा, छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन जो वो शख्सियत जितनी बड़ी थी उसके आगे ये सब बातें एक बौनी साबित। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक खराज अकीदत के तौर पे क्या कहना चाहेंगे मुनव्वर राना? देखिए, मुनव्वर साहब को हम जितना जानते हैं कि उनके आसपास जो लोग थे मतलब या रहे हैं, क्योंकि हम उस पीरियड में उनसे मिले जब उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय नॉलेज के। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि हम किसी इंसान से मिल रहे हैं, वो किसी वजह से मिल रहे हैं कि वो हमें किसी मुशायरे में ले जाएंगे या हमको ये कहीं कहीं गल्फ़ का मुशायरा पढ़वा देंगे। तो हो सकता है कि उनके जो सराउंडिंग्स रही हो वो उनसे इस मकसद की वजह से मिली हो, लेकिन हम जब उनसे मिले तो किसी मकसद की वजह से नहीं मिले, हमें बस वो पसंद थे और उनसे बहुत कुछ सीखना था। जब दुबई वाला बैनर आया तो मैंने सबसे पहले आके उनको दिखाया, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने हमको मतलब कई चीज़ें बताई कि वहाँ जाके क्या करना है। एक गज़ल हमने खराज अकीदत के तौर पे उनको पेश करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें। जी, क्या एक कहना, मिनट। क्या? मतलब यूँ है कि सबसे बुलंद था जो सुखनवर नहीं रहा, क्या बात है। सबसे बुलंद था जो सुखनवर नहीं रहा, अफसोस कीजिए कि मुनव्वर नहीं रहा। सबसे बुलंद था जो सुखनवर नहीं रहा, अफसोस कीजिए कि मुनव्वर नहीं रहा। सस्ती रहेंगी और भी बज़्म सुखन तमाम, सस्ती रहेंगी और भी बज़्म सुखन तमाम, लेकिन हमारे बीच कलंदर नहीं रहा। क्या बात है, वाह। सस्ती रहेंगी और भी बज़्म सुखन तमाम, लेकिन हमारे बीच कलंदर नहीं रहा। सूरज कभी भी आँख से ओझल हुआ है क्या, सूरज कभी भी आँख से ओझल हुआ है क्या, ऐसा नहीं कहो कि मुनव्वर नहीं रहा। बहुत खूब, सूरज कभी बहुत भी खूब। आँख से वाह। ओझल हुआ है क्या, ऐसा नहीं कहो कि मुनव्वर नहीं रहा। बैठे हैं सब यहाँ तेरी मसनद के आसपास, बैठे हैं सब यहाँ तेरी मसनद के आसपास, लेकिन कोई भी तेरे बराबर नहीं रहा। बहुत वाह वाह। बैठे हैं बहुत सब यहाँ तेरी मसनद के आसपास, लेकिन कोई भी तेरे बराबर नहीं रहा। वाह। जिसने भी छू ली आपके हाथों की उंगलियां, जिसने भी छू ली आपके हाथों की उंगलियां, मरने के बाद भी वो कलम मर नहीं रहा। आए है। मकता जब से अदब का एक मसीहा चला गया, जब से अदब का एक मसीहा चला गया, हर्षित हमारा ज़ख्म जिगर भर नहीं रहा। वाह, बहुत खूब। क्या बेहतरीन आपने जो है
शेर जो है वो नज़र किए और एक खराज अक़ीदत के तौर पे मुनव्वर राना साहब को यकीनी तौर पर मुनव्वर राना साहब जितनी बड़ी हस्ती थी, हम लोगों ने उनके जाने के बाद उस तरीके से उनको याद अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश बिल्कुल बहुत ज़रूर रहेगी। और बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, आपसे बात करके, और यकीनी तौर पे हमारी जो नई पीढ़ी है वो ज़रूर आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।